वाव इंडिया का जो वार्षिक हमारा कार्यक्रम होता है महारानी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड्स, आज यहाँ हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर शारदा जैन नहीं है क्योंकि उनको थाईलैंड वो हो गई हुई है, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठा हो गई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम कीजिए क्योंकि ये हम विमेंस डे के उपलक्ष्य में करते हैं। उन्होंने कहा फिर बहुत देर हो जाएगी तो प्रोग्राम आप अपना जारी रखिए, तो प्रोग्राम हम इसीलिए ये अपना जारी रख रहे हैं। आप तो सब हमारे सदस्य हैं, सबको मालूम ही है, नसीब सिंह जी को भी मालूम है संस्था के विषय में। डॉक्टर तुली आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में आई हैं और भी जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि वाव इंडिया का जो गठन हुआ था वो हुआ था महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास करने के लिए, और इसी सिलसिले में हम लोग समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप्स, जिसमें हम मेडिसिन नहीं देते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम वो कैंप्स लगाते हैं। लोगों का हीमोग्लोबिन, थायराइड और बोन डेंसिटी, बोन मैरो डेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और उसके बाद उनको खान पान के विषय में, लाइफ स्टाइल के विषय में, इस सब के विषय में उनको हम बताते हैं। जब सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात आती है तो उसमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही मायने नहीं रखता है, उसमें आपका मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, ये सब भी उसके अंतर्गत आते हैं। और ये ही मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोग समय समय पर अपनी काव्य संगोष्ठियाँ और दूसरी इस तरह की जो साहित्यिक गतिविधियाँ हैं वो भी करते रहते हैं। अभी भी हमारा 16 अगस्त के लिए, चूँकि IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहले से बुक करना पड़ता है, तो 16 अगस्त के लिए हमने अभी से बुक कर दिया है एक काव्य सम्मेलन के लिए, जिसमें हम चुनिंदा कवियों को बुलाते हैं और साथ में जो हमारी संस्था में जो लोग कविताएं वगैरह करते हैं उनको बुलाते हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन आप YouTube पर जाकर के देखिएगा तो बहुत सारे हमारे हेल्थ से रिलेटेड, लीगल जो समस्याएं महिलाओं को पता नहीं होती हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के संबंध में हमारे डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज़, ये सब हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऑनलाइन हम लोग इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ऑनलाइन लोग आराम से जुड़ जाते हैं। फिजिकल में तो थोड़ा हर एक के साथ कोई ना कोई समस्या ही रहती है, ऑनलाइन लोग आराम से जुड़ जाते हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सांसद जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन उनको परसों ही पार्टी ने बिहार के राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर वहाँ भेज दिया। और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने जाने से पहले सुबह सुबह हमें मैसेज किया कि पूर्णिमा जी माफ़ कीजिएगा मैं आ नहीं पाऊँगा, ऐसे ऐसे बात हो गई है। और मैंने बबीता जी से, अपनी पत्नी से बात की है, वो आई थी। फिर उनका फ़ोन आया उनकी धर्मपत्नी का कि ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया था और मैं यहाँ पर आऊँगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज पॉलिटिशियंस से हम ऐसी आशा नहीं करते, उनको नहीं आना था वो नहीं आते, तो उनके लिए एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए। और हमारे जो है, जो हमेशा से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहयोग देते रहे हैं, नसीब सिंह जी, वो चाहे हमारी संस्था के कार्य हों, चाहे हम लोगों के व्यक्तिगत कार्य हों, सभी में नसीब सिंह जी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है, हमारे बीच आ गए हैं। और हमारी एक और विशिष्ट अतिथि हैं पद्मश्री डॉक्टर मिसेस कुमार तुली। उनको इनके विषय में अभी आगे बताएंगे हम। उनको हमने लेजेंडरी अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। हमने उनको जब कहा कि आपके पद्मश्री के सामने हमारा लेजेंडरी अवार्ड तो बहुत छोटा सा है, तो वो हंस के बोली कि नहीं, अवार्ड कोई छोटा नहीं होता है, मेरे लिए इसका भी उतना ही सम्मान है। तो ये भी इनका बड़प्पन है। तो डॉक्टर तुली, आपका भी स्वागत है। अब जो कि वाव इंडिया का मकसद है उस पर आए, उससे पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। एक बार राजा हर्षवर्धन को शत्रु ने परास्त करके
उनको कैद कर लिया, उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। और जब उनसे कहा गया कि आपका मृत्युदंड हम माफ कर सकते हैं और आपका जो खोया हुआ राज्य है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको हमारे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, उसके लिए आपके पास 1 महीने का समय है। तो उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल आप बताइए, मैं जवाब दूंगा। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप ये बताइए महिलाओं को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 1 महीनों के अंदर आपको जवाब ला के देंगे। वो सबसे पूछते फिरे, किसी ने कहा जेवर कपड़ा पसंद है, किसी ने कहा नाम पसंद है, किसी ने कहा अपना काम पसंद है, किसी ने बच्चे, तरह तरह के जवाब। नमस्कार नमस्कार, नसीब सिंह जी, बबीता मल्होत्रा जी भी हमारे बीच आ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी। दोनों पति पत्नी हैं, कितने अच्छे से। नसीब सिंह जी आप बैठिए इधर से। डॉक्टर राधा आप जगह छोड़ दीजिए प्लीज जी। को वो समझ में नहीं आया तो उनका एक मित्र था सिद्धराज, उसने कहा कि ऊपरी पर एक जादूगरनी है, वो इसका सही उत्तर दे सकती है। ये लोग जादूगरनी के पास पहुंचे तो वहां एक बड़ी बूढ़ी सी लेकिन खूबसूरत जादूगरनी बैठी हुई थी। उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा उत्तर तो मैं दूंगी, लेकिन आपका जो ये मित्र है ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी शर्त ये है कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। अब वो महाराज हर्षवर्धन अपने मित्र की बलि देने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके मित्र ने कहा महाराज इस समय राज्य का प्रश्न है, आप मुझे इनके साथ शादी करने दीजिए। वो शादी हो गई। शादी के जब हो गई तब उन्होंने जवाब दिया जादूगरनी ने कि महिलाओं को सबसे अधिक प्रिय होता है उनका अपना निर्णय। उनके निर्णय में अगर कोई व्यवधान डाले तो वो उनको पसंद नहीं आता है। तो वो उत्तर सबको सही लगा। उसके बाद उस जादूगरनी ने सिद्धराज से कहा कि देखिए आधा समय मैं खूबसूरत युवती बनी रहूंगी, आधा समय मुझे बूढ़ा रहना पड़ेगा, आपको क्या पसंद है, किस समय में युवा बनूं, किस समय में बूढ़ी बनूं। सिद्धराज ने कहा कि आपका निर्णय है, आपके निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ, आपको जिस समय जिस रूप में रहना पसंद है मेरे लिए वो ही स्वागत योग्य है। तो जादूगरनी ने कहा बिल्कुल आपने मेरे निर्णय का सम्मान किया है, मैं असल में एक युवती हूँ और मैं सदा इसी रूप में युवती के रूप में आपके साथ आपकी पत्नी के रूप में रहूंगी। तो कहने का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर को सामर्थ्य लेनी चाहिए कि हम निर्णय करने में सक्षम हों, और निर्णय करने में सक्षम होने के लिए सबसे पहले हमें माँ वाणी का रूप बनना पड़ेगा, ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे तो फिर हम में अर्थोपार्जन की सामर्थ्य भी आ जाएगी। और जब एक नारी को ज्ञान प्राप्त हो गया, अर्थ उसके पास आ गया, तो फिर उसमें साहस, उसमें शक्ति, उसमें बल अपने आप आ जाएगा और वो दुर्गा का रूप बन जाएगी। तो ये तीनों रूप नारी में है। इसलिए आज की तारीख में वो जो कहावत है कि अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है भूत और आंखों में पानी, को पुरानी पड़ चुकी है। आज की नारियां वास्तव में इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रही हैं। जो नहीं बढ़ रही हैं उनको हम जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी सदस्यों का कर्तव्य है कि वो उनको हाथ पकड़कर रास्ते पर लेकर के आए, जिससे कि वो साहस जुटा के खुद आगे बढ़ सके। तो ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए हमने अपने जो हमारा ये वार्षिक पुरस्कार है इसको अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम दिया है, क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर स्वयं तो वीरांगना और विदुषी थी ही, वो नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल थी। उन्होंने बहुत कार्य इस दिशा में भी किया था, इसलिए उन जैसी एक वीरांगना के और विदुषी महारानी के नाम से हम अपना ये अवार्ड देते हैं। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इन पंक्तियों के साथ, जो कि हर नारी की तरफ से हम समझेंगे की है कि ना जाने कितने रूपों को है मूर्त किया इस जीवन में, ना जाने कितने भावों को है भरा हुआ मैंने मन में, मैं बिटिया हूँ जिसका न्योछावर माँ बाबा का जीवन है, तो बनी कभी माँ प्यार लुटाती जग के हर एक प्राणी में।
हूँ कभी बहन जो राखी पर कर देगी स्नेह सरस जन को, तो कभी प्रियतमा बनी सखा सम्मार्ग दिखाती प्राणी को। मैं नारी हूँ जनित्री भगिनी दुहिता और प्रेमिका भी, सब कुछ मैं हूँ। मैं नारी हूँ जनित्री भगिनी दुहिता और प्रेमिका भी, तो दूसरी तरफ गृह लक्ष्मी बन घर की मर्यादा का भी भान ले रही है। कोई स्त्री कितनी भी ऊंची उठ जाए अपनी जड़ों से वो हमेशा जुड़ी रहती है। तो मैं वाणी, मैं ही लक्ष्मी भी, मैं ही हूँ दुर्गा प्रचंडिका, भरने को जल में नव जीवन, ये रूप सब मेरे जीवन में। ये सागर और ये चट्टानें सब मेरे चरणों में झुकते, मैं हूँ सभी में विद्यमान, मैं हूँ महान, मैं हूँ महान। वास्तव में पुरुष भी नारी से कम नहीं है। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर साथ बढ़े तो फिर तो रूप ही कुछ और हो जाए। लेकिन अगर पुरुष नारी को अपनी बकौती समझने लगे, अपने अधिकार की वस्तु समझने लगे, तो वहां फिर गड़बड़ हो जाती है। नारी ऐसा नहीं करती। तो इसलिए नारी महान है। और इसी के साथ हम अपनी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और दो शब्द। नमस्कार। आज हमारी प्रेसिडेंट अनुपस्थित हैं, इसके उनके बिहाफ पर कुछ शब्द मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम और संस्था के विषय में पूर्णिमा ने आप सबको जानकारी दी, तो उस वक्त उन सब चीज़ों को तो मैं आपसे बोलूँगी नहीं। इसलिए मैं कहूँगी कि इस वर्ष महिला दिवस की थीम पर, इस वर्ष की मुख्य थीम है गिव टू गेन, यानी कुछ पाना चाहते हो तो पहले कुछ देना सीखो। और यह थीम केंद्रित है महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता और संसाधनों तक उनकी पहुंच निश्चित करने पर। जब कोई समाज या राष्ट्र महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर प्रदान करने में निवेश करता है तो राष्ट्र का विकास होता है। जब महिलाएं इस प्रकार सशक्त होती हैं तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ती है। और जो समाज उन पर निवेश करता है उससे प्राप्त अपनी जागरूकता, योग्यता, कौशल को वे समाज के अन्य वर्गों और अन्य महिलाओं में निवेशित करती है। यही संस्था की एक जिम्मेदारी। एक उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी सभी सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने कुछ हासिल किया है उसका लाभ वे अन्य महिलाओं तक भी पहुँचाए। किसी को पेंटिंग करनी आती है, किसी को संगीत आता है, किसी को घर के अचार मुरब्बे बनाने आते हैं और कोई अन्य किसी कला में पारंगत है। तो उसका ये फर्ज बनता है कि समाज के दूसरे तबके की महिलाओं को ये सब सिखाएं, ताकि इसे वे अपनी आजीविका का साधन बना सकें। कोई पढ़े लिखे हैं तो वो खाली समय में अपने घर के कामकाज में हेल्प करने वाली लोगों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई अन्य महिलाओं को रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगी आज हम सब इसी के लिए सहकार दें। साथ ही आज उपस्थित सभी माननीय अतिथियों के का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आदरणीय सांसद और मंत्री जी हर्ष मल्होत्रा जी के अनुपस्थित रहने पर उनकी पत्नी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक चौधरी नसीम सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और श्रीमती उमा तुली जी, और हमें सरप्राइज देते हुए आज उपस्थित यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अब पूर्णिमा को माइक देती हूँ तो आगे का कार्यक्रम संभालें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बानू जी, आपने सही कहा कि महिलाएं सशक्त होती हैं तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ती है और जो समाज ने उन पर निवेश किया है उससे प्राप्त अपनी जागरूकता, योग्यता, कौशल को वे समाज के अन्य वर्गों और महिलाओं में निवेशित करें। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि स्त्रियों के बिना अगर घर बार सोना है तो स्त्रियां एक ऐसा अंगारा भी हैं
जो निरंतर दहकता रहता है लेकिन किसी को जलाता नहीं है। तो ये एक महिलाओं की खासियत है। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे मिसेस प्रमिला मलिक, आप हमारी आज की अतिथि बबीता मल्होत्रा जी को मंच पर लेकर के आए। बानू जी, आप तो मंच पर ही रहिए, आपको नीचे बैठने की इजाजत नहीं है। आदरणीय सांसद जी से मिलने के लिए गए और दोनों बार हमने देखा इनसे मिलने जाने वालों का, ऊपर जाने वालों का तांता लगा हुआ था, जिससे पता चला कि ये किस तरह से जनता जो है इनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। वे जनता की बातें आदरणीय सांसद जी तक, तो इनका हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर रश्मि। हाँ, और आइए सत्ता जी, आप आइए, आप आइए। डॉक्टर जी और अब बबीता जी, आप दो शब्द बोलेंगे। मैम एक सेकंड। अरे अभी तो खड़े हो जाए। थैंक यू। आप बबीता जी। सबको मेरी राम। मुझे इस दायित्व समझा पूर्णिमा जी ने कि मैं इस कार्यक्रम को आके शोभित करूँ। मुझे मतलब इस ऐसे कार्यक्रम में जाती हूँ बट मैं माइक पे ऐसे बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आके। मैं विश्व मंगल सभा से जुड़ी हुई हूँ, संरक्षक हूँ दिल्ली की, दधीची देवदान से जुड़ी हुई हूँ, तो उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, आप में से बुलवा लीजिए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है कि हमारे इतने संगठन चल रहे हैं, IQ एक्सटेंशन में या शादरा में, इस दिल्ली में, मतलब कोई भी महिला मुझे ऐसी नहीं है जो किसी संगठन में ना हो, है ना। बहुत संगठन चल रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी मैं किसी का संवाद से सहयोग संस्था है उसमें गई थी, तो वहाँ वो भी महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और बाहर निकल के ये समझ आ रहा है कि मतलब महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहे हैं और सब बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा हुआ इसमें। किसी से भी इंट्रोडक्शन लो, परिचय लो, तो मैं ये कर रही हूँ, मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि खाली रोटियाँ पकाने तक सीमित नहीं रह गए, कपड़े धोने तक बाहर भी निकले गए, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरे ख्याल से इसका भी है कि मोदी जी का उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दी महिलाओं की राजनीति में, उससे भी सबको मौका मिल रहा है, राजनीति में भी सब आ रहे हैं। लेकिन अब अभी राजनीति की बात नहीं कर रहे। देखिए, जो मेरे पास 2 विषय हैं मैं बताऊंगी। विश्व मंगल सभा, मैं जिसकी संरक्षिका हूँ दिल्ली प्रांत की, ये पूरे भारत में काम कर रही है। जैसे RSS है, ये RSS का एक प्रकल्प है, खाली महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं ही, मतलब इसको शुरू में महिलाओं ने किया, प्रचारक है इसमें, विस्तारक है, और सब कुछ इसमें महिलाएं ही कर रही हैं। जैसे आपने इसमें RSS के प्रचारक सुने होंगे, विस्तारक सुने होंगे, इसमें हर काम महिला कर रही है। तो ऐसी संस्था से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला और मुझे तो लगता है मैं आप सबको भी अपने साथ ले लूँ, क्योंकि हम ऐसी ही महिलाएं, प्रबुद्ध महिलाएं जो किसी न किसी फील्ड में हैं और उनको इतनी चीज़ों की नॉलेज है, तो इसमें जब आएंगी आगे तो देश को की संस्कृति बचाने में हमें आपका सहयोग मिलेगा। ये विश्व मंगल सभा मातृत्व में काम कर रही है, समकालीन मातृत्व, कंटेम्परेरी मदरहुड, जो आजकल माओ को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हमें उसका डिस्कशन करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। हर महीने एक सदाचार सभा करते हैं जिसमें फीमेल्स होती है, एक स्थान तय कर लेते हैं, पहले आपसे मिल लेते हैं, परिचय बैठक, फिर स्थान तय करके हर महीने हम मिलते हैं। उसमें 4-5 चीजें होती है, वो बैठक में सदाचार सभा में आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक बाल सभा करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं 17 स्कूलिंग वाले, उनको संस्कार संस्कृति अपनी समझाई जाती है कि किस आप सब इस टाइम, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अपने घर में भी ये फेस कर रहे हैं कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं।
टीनेजर बच्चों को इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, उनके पास जवाब तैयार है। तो उस चीज़ को कैसे फेस करना है कि हम लोग मिलकर ही तय करते हैं, बैठते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। बाल सभा में बच्चों को संस्कृति की तरफ बड़ा संस्कार अपने भारत के बताए जाते हैं। छात्र सभा है सबसे टफ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, उनको समझाना बहुत टफ है क्योंकि अड़ जाते हैं कि ये नहीं ऐसा ही है, हम शादी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनके पास इतनी दलीलें हैं, इतनी दलीलें हैं कि आपको बहुत टफ हो जाता है उनसे बात करना। लेकिन हमें उन्हें समझाना है, हमारा समाज, हमारी संस्कृति खत्म होती जाएगी। आप अभी भी समझ लोगे कि क्या है हमारी जनसंख्या कहने को बहुत है। आगे देखिए ना, बच्चे शादी नहीं कर रहे, शादी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं हैं आगे। 10-10 साल शादी हो गए, अपने दूर नहीं जाना, अपने साथ वाले जो बैठे हैं उनकी बेटी को देख लीजिए, मेरे सर्कल में है, बच्चे नहीं मानते। उनको समझाना सिर्फ, और एक बार में भी नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में उनको संस्कृति की गुट्टी पिला दी, एक बार संस्कार की गुट्टी पिला दी या हमने कह दिया वो मान गए, बच्चे नहीं मानेंगे। तो हमें ये निरंतर जैसे पत्थर पे रस्सी घिसते रहेंगे तो निशान आएगा, वैसा ही करना पड़ेगा। हार्ड वर्क है, इसमें आपका थोड़ा सा समय, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ, आपकी अवेयरनेस, जो आसपास के माहौल को देख के आपको करना है। तो छात्र सभा कॉलेज में होती है कि ये कार्यक्रम हमारा रहता है। ये प्रकल्प बहुत अच्छे से काम कर रहा है 3-4 साल से, दिल्ली में 4-5 साल से, नागपुर में 15 साल से कर रहा है, और वहाँ से विस्तारिका और प्रचारक निकलती हैं। देखिए वहाँ का माहौल है, वहाँ तलवारबाजी भी सिखाई जाती है। दिल्ली में कोई प्रचारिका विस्तारिका नहीं निकलेगी, वो अकेले रहने के लिए लड़की जरूर शादी नहीं करेगी, लेकिन ऐसे धर्म के काम के लिए नहीं निकलेगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर हम अपना जीवन कर ही रहे हैं कि हमें शादी करनी, तो समाज के लिए करें, धर्म के लिए करें। ये नहीं कि हमें मौज मस्ती करनी है, ड्रिंक वाली लाइफ जीनी है, डबल इनकम क्विट नहीं चाहिए, हमें हस्बैंड नहीं चाहिए। ये विचारधारा को बदलने के लिए हमारी जो जनरेशन है, इसमें हमारे से 10 साल छोटे या हमारे से 10 साल बड़े जो इसके माँ बनी हुई हैं, तो उनको ये चीजें समझ के आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये नहीं तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं डूबती जाएगी। समझ आप, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। मैं आपको लोगों को इनवाइट देती हूँ कि विश्व मंगल सभा से जुड़िए। आपके पास जो कला है, जो आपके पास बुद्धि है, वो हम यहाँ देश के लिए काम आएगी। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो जरूर मुझे बाद में कनेक्ट करेंगे। दूसरा विषय छोटा सा ले लो, दधीची देदान का, यानी कि आप सबको पता है मैं दधीची देदान से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, तो कोई भी इंटरेस्टेड होगा वो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। दधीची के बारे में एक्सप्लेन मुझे लगता है मैं पहले भी कई जगह कर चुकी हूँ, और किसी को इंटरेस्ट होगा तो मेरे से बात करेगा, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम में देरी हो सकती है मेरे बोलने में, क्योंकि कोई भी बात करो जैसे 10 मिनट तो लगते हैं, कुछ किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में 10 मिनट लगते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, आपको मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता, आप आई और आपने जो है खुशी खुशी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और बिल्कुल हम लोग जुड़ेंगे, सब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का मकसद ही यह है, हम लोगों का उद्देश्य ही यह है। दधीची देवदान से बहुत अरसे से हम डॉक्टर कमर सिंह के उसमें हम लोग जुड़े थे नाचे, तो ये है। अब हम आमंत्रित करेंगे अपने आदरणीय नसीब सिंह जी को, जिनके विषय में अभी हम बात कर रहे थे कि हर समय इनका सहयोग हमें उपलब्ध रहता है। जी, यहाँ पे रेणु कुमार और रश्मि राशि आ गई है क्या? हमें दिखाई नहीं दे रही है, शायद आई नहीं है अभी।
और अब हम नसीब सिंह जी से भी प्रार्थना करेंगे कि 2 शब्द वॉव इंडिया के इस शानदार कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी की वाइफ और हमारी भाभी जी बबीता जी, इस संस्था की चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट डॉक्टर शारदा जी और लक्ष्मी जी है नहीं, उनकी कर्ताधर्ता बानू जी हैं, और इस सारे कार्यक्रम की महामंत्री आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी और उनकी पूरी टीम। पूर्णिमा जी का और हमारा जो संबंध है बहुत पुराना है, 25-26 सालों से हम लोग इस आईपी एक्सटेंशन में पहली बार जब मैं 98 में एमएलए बना था तब से ही उन लोगों से सबसे आज तक का संबंध सबके साथ चला आ रहा है। उसी कड़ी में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर उमा तुली जी से भी मुलाकात हुई और वो अमर ज्योति जो संस्था है जो हैंडीकैप बच्चों के लिए खासतौर से काम करती है, उनके साथ भी बहुत लंबे अरसे से हम लोग जुड़े रहे हैं। पूर्णिमा जी ने जब ये कहा कि हमें महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर अवार्ड देना है तो हमें आप नाम सुझाइए। नाम तो बबीता जी का भी हो सकता था क्योंकि वो भी बहुत दिनों से काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर तुली बहुत लंबे अरसे से अपनी नौकरी को छोड़कर, नौकरी माता सुंदरी कॉलेज में वो लेक्चरर हुआ करती थी, वहां उसको छोड़कर उन्होंने ज्वाइन किया अमर ज्योति को, जो कि आपने देखा भी होगा कि कलकत्ता में भी है और दिल्ली में भी 1-2 जगह पर और काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया में काम करते हैं। उस समय जब हम लोग सिस्टम में थे तो मिलने का जाने का मौका मिला करता था और हम देखते थे कि डॉक्टर साहब किस तरह से अपने उस पूरे के पूरे संस्था को किस तरह से चलाती हैं। उसी को लेकर मैंने डॉक्टर पूर्णिमा को कहा कि डॉक्टर तुली से ज्यादा बेहतर और कोई होगा नहीं। क्या है कि हम पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और पूर्वी दिल्ली में चाहे वो हर्ष जी का चुनाव हो तो पूरी पूर्वी दिल्ली की 10 की 10 सीटों में घूमने फिरने का आने जाने का मौका रहता है और वहाँ की संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों से मिलने का भी मौका रहता है। पिछले 25 सालों से हम इस सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम में हैं, तो कहीं ना कहीं जो संस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह की संस्था डॉक्टर पूर्णिमा जी पिछले 25 वर्षों से, यहाँ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो उन्होंने चलाकर छोड़ दी, उन्हें कोई और चला रहा है और फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों का मन होता है, दिल होता है, वो दिल से काम करती हैं। तो पूर्णिमा जी भी उनमें एक हैं। तो मैंने पूर्णिमा जी को यही सुझाया कि डॉक्टर तुली जी को आप बात कर लें। और भी कई ऐसी महिला थी, लेकिन सबसे जो ऊपर के पायदान पर अगर हम देखते हैं तो उस पायदान में डॉक्टर तुली जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनको बहुत कम लोग होते हैं जैसे भाभी जी अपना घर बार का, क्योंकि इनकी एक बच्ची है और उस बच्ची की शादी कर ली, वो भी फ्री है, 2 बच्चियां हैं, दोनों की शादी कर ली। तो वो भी 2 ऐसी संस्थाओं से जो समाज के और के लिए काम कर रहे हैं। देहदान का जो काम है उसमें हमारे हर्ष मल्होत्रा जी भी महामंत्री हैं, पूरे इंडिया के हैं ना जी, पूरे नेशनल के हैं ना महामंत्री हर्ष जी, ददी जी, या दिल्ली प्रदेश के?
अच्छा दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में। यानी कि वो देहदान या कि अपनी बॉडी को डोनेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, वो अमीर लोग, उनकी डेथ हुई थी। तो तब मैं उनके यहाँ गया तो इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी की डेथ हुई तो हमने वो ऑल इंडिया मेडिकल को उनकी डेड बॉडी दे दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो काम आते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट भी होते हैं उनके मेडिकल के, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़ा काम है। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से हम भी कहीं कहीं आंखें दान करने के लिए कह देते हैं कि घर में मरने के बाद अगर कोई किसी भी परिवार में दुखद मसला तो होता है, लेकिन एक ऊपर वाले की जो रचना है उससे तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते। तो आंखें दान करना भी, क्योंकि उन 2 आंखों से 2 लोगों को रोशनी मिलती है, 6 लोगों को। देखिए अब नई बात मुझे आज भाभी जी ने बता दी है। मुझे तो अब तक ये था कि 2 आंखों से 2 लोगों को दान देते हैं, लेकिन वो 6 लोगों को देते हैं। जब मेरे फादर और मेरी मदर की डेथ हुई तो मैंने उन दोनों की आंखें दान की, और उसके बाद वो लोग बुलाते हैं कि जिनको दिखाई देने लगा, जिनकी आंखों से वो देखने लगे हैं, उस परिवार से वो मिलना चाहते हैं। लेकिन बाई चांस मैं दिल्ली से बाहर का जा नहीं पाया, लेकिन कितना अच्छा है। कई बार घर में कई लोग बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो, ये दान करने से ये हो जाता है, पुरानी बातों को लेके, दकियानुसी बातों को लेके लोग चलते हैं, उसमें नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे देश में आंखों का दान करना भी अभी स्लो है, बहुत कम है। और आपको श्रीलंका के बारे में पता है, श्रीलंका में सरप्लस दान है, सरप्लस आई डोनेशन सरप्लस है। लेकिन हिंदुस्तान में इतने सारे लोग, 140 करोड़ है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजों में अभी भी वो रूढ़िवादी हो रखे हैं, जहां हमें निकलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो चीजें आपकी जानकारी में आती हैं उनको अपनी संस्था से जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। और जैसा कि भाभी जी ने बताया, इन सब चीजों से मैं भी गुजर रहा हूं। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बाहर पढ़ी हैं। बाहर पढ़ने की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूं कि वो शादी करने के बारे में नाम पे आती हैं तो दूसरी बातें आ जाती कि हमें करियर बनाने। अब आप सोचिए, 1-1, 2-2 बच्चों से बुआ, मौसी, ये जो जितने भी रिश्ते हैं आगे के, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। इन पर भी आपको डॉक्टर साहब ध्यान देना होगा, इस पर भी आपको काउंसलिंग का एक अध्याय जोड़ना होगा अपनी संस्था से, कि कहीं ना कहीं 2 या 3 बच्चों में आगे बढ़ाने का काम करें। नहीं तो बहुत सारे बच्चे को एक बच्चा, एक मेरा दोस्त है, उसकी बिटिया अमेरिका पढ़ने भेज दिया, वहीं उसने शादी कर ली और बच्चे नहीं कर रहे, 10-12 साल हो गए। कुत्ता पाल लिया उन्होंने, बिल्ली पाली हुई है, बोले हमने कुत्ता पाल रखा है, हमें बच्चे की जरूरत नहीं। तो आप ये सोचिए कि होगा क्या हमारा। तो ये जो चल रहा है, आपकी संस्था से डॉक्टर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो उनकी काउंसलिंग कर सके और आने वाली पीढ़ी को ये बात समझा सके। और जैसा कि भाभी जी ने बताया है कि जिस तरह से संस्था में इन्होंने अलग अलग ग्रुप को लेकर बैठक करते हैं, कि महिलाओं की बैठक होगी और फिर बाल सभा भी होगी और फिर छात्र सभा भी होगी, ऐसे ही आप भी अपने संस्था में इस तरह के ग्रुप्स को डेवलप करें, जिससे कि आने वाले समय में जो आपका मकसद है वो
साधारण तौर पर आप लोग अचीव कर सकें। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और डॉक्टर साहब कहीं भी ये गुंजाइश नहीं है कि आपकी संस्था चलाने का जो तरीका है, मैं पिछले 25-26 वर्षों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और आप जोड़कर, मैंने तो बहुत कुछ देखा है। उन्होंने तो फैशन शो भी कराया था महिला क्लब की तरफ से 1-2 बार। उस समय नए नए कार्यक्रम जुड़ा करते थे। और ये हमारा जो बबीता जी, जो हमारा ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, 115 के करीब हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, ये हमारे मदर डेयरी तक। हमारे में तो 110 के करीब हैं पूरे विधानसभा में, लेकिन ये वहाँ तक आईपी एक्सटेंशन में 115 के आसपास है, 90 इधर है, बाकी उधर है। तो इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ऐसी चीजों की जरूरत थी और हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ सांस्कृतिक और हमारी जो परंपराएं हैं उनको संजोए रखने के लिए तो सुरेश बिंदल जी ने बनाई हुई है। इस पूरे इलाके में हमारी संस्कृति और परंपराओं को जो सर्जन करें जिससे लोगों का भला हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। और अक्सर जब भी आपको बुलाते हैं, एक हमारी रचना जी आई, रचना जी आओ। रचना जी भी एक महिला क्लब की वो है, प्रेसिडेंट हैं, जो जिनका सर्जन इन्होंने किया था, आजकल वो चला रहे हैं। और वो भी रात दिन ऐसे ही काम करती हैं। आप तो फंक्शन में आई हैं। हाँ, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। और मेरे लिए कभी भी कोई काम होगा तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। बेहिचक बोल देते हैं आपको। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी आप दोनों से, आप तो खैर रहेंगे, आपको जाना है, आपसे थोड़ा काम है अभी। जो अभी इन्होंने बात की, आईपीएक्स लेडीज क्लब जब हम लोगों ने बनाया, उस वक्त हमारे पास सिर्फ 52 मेंबर्स थे। और उसमें जब हम अपना दिवाली मेला लगाते थे तो हजारों की तादाद में लोग जुड़ते थे। सिर्फ हम लोग 52 मेंबर्स थे, क्योंकि सब लोग भाग भाग के काम करते थे अपने जिम्मे लेकर के। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए सदस्यों का साथ में सहयोग देना बहुत बड़ी बात होती है। और हमें सौभाग्यशाली है कि अपने सभी सदस्यों का हमें सहयोग मिलता रहा, जिसके कारण हम बानो बंसल जी, डॉक्टर जैन, डॉक्टर लक्ष्मी, हम लोग काम आगे करते रहे, पढ़ाते रहे। और अब हम और अधिक नहीं बोलेंगे, हम आमंत्रित करेंगे। बानू जी तो ऊपर हैं, डॉक्टर लक्ष्मी आप डॉक्टर तुली के साथ ऊपर आइए। डॉक्टर तुली, पद्मश्री डॉक्टर मिसेस तुली, इनके विषय में अभी डॉक्टर दीपिका, इनका आप साइटेशन रीड कीजिए। और Mrs. Uma Tuli, born in Punjabi Hindu Khatri family, New Delhi. Dr. Uma Tuli secured a master's degree from University of Diwali University, Gwalior, and followed it with another master's degree in special education (M.Ed) for the University of Manchester. Later, she obtained a doctoral degree from the University of Delhi in English literature. She has had a career of teaching at various colleges in Delhi and Gwalior for over 30 years. Dr. Tuli founded Amar Jyoti Charitable Trust with the savings she accumulated from her salary as a teacher in 1981. The institution over the years has grown in stature to become a single window provider of inclusive education, healthcare, vocational training, employment, sports and cultural courses in physiotherapy, with Mantra University for teachers training in special education, and also with Manipal University, Madhya Pradesh, Bhoj Open University and Indira Gandhi National Open University. It also has a branch in Gwalior. Dr. Tuli is the first non-bureaucrat to be appointed as the Chief Commissioner for Persons with Disability, a position she held from 2001 until 2005. During her tenure, she initiated efforts to set up mobile courts, hassle-free distribution of disability certificates for concessional travel in bus and train, and riding public places of various
so that persons with disability have easy access. She led the Home Guards continued in the 1978 Republic Day Parade, the first lady commander to do so. Her efforts are reported behind the participation of Amar Jyoti students at the 1995 Republic Day Parade, reported to be a first for physically disabled children. She is also reported to have contributed to the conduct of 5 national integrated sports meets where children with disabilities competed with normal children. Dr. Uma Tuli has also published many articles and books such as The Spirit, Triumph and the Better Care of Children with Locomotor Disabilities, and has presented papers at several national and international seminars and conferences. Dr. Tuli is the Managing Secretary of Amar Jyoti Charitable Trust since its inception in 1981. A recipient of the Women Achievers Award from the Consortium of Women Achievers. Tuli has also been honored by Berkeley City, USA with a special recognition citation. In 2012, Dr. Uma Tuli was included by the Republic Day Parade in the Republic Day Honours List for the 4th Civilian Award of Padma Shri. It is befitting that this award instituted in honor of a person for her outstanding contribution, the organization be bestowed upon Padma Shri Mrs. Dr. Uma Tuli. We wish her success in all her future endeavors. Congratulations, ma'am. और अब डॉक्टर तुली हम आपसे महिलाओं को जिससे प्रेरणा प्राप्त हो उसके लिए हम चाहेंगे आपको पोडियम। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगी। वाह, it's such a pleasure to be in the world of women. Women who are known to be the Shakti, and women who are here being awarded. I know there are quite a few more because Purnima ji told me that there will be many more to be awarded. I must say that you must be having a piercing eye to find me out and consider me to be worthy of this award. In a corner of East Delhi, नसीब सिंह जी ने तो बता ही दिया, मेरा इतना अच्छा नसीब है कि हमारा बहुत सालों का साथ, और उन्होंने भी खोज के कहाँ से हमें हमेशा साथ दिया है। जो अभी मुझे ने भी बताया कि इस किस्म से जब नर और नारी इकट्ठे होकर काम करते हैं तभी गाड़ी अच्छी चलती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पूर्णिमा जी उनको ढूंढ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, बुला लेती हैं और काम करवा लेती हैं, नहीं तो गाड़ी चलती नहीं। सच में जो बात के लिए मैं नमन करना चाहती हूँ इस संस्था को, वो ये है कि ट्रायंगुलर अप्रोच से समाज सेवा हो रही है। मेडिकल यानी कि हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कुछ लगे हैं एजुकेशन में, कुछ लगे हैं हेल्थ में, कुछ लगे हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो ये कितना अच्छा टीम गेम हो रहा है, ये जानकर आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। अमर ज्योति भी इस ट्रायंगुलर अप्रोच से काम कर रहा है। थोड़ा सा अंतर यह है कि हमने प्राथमिकता जो दी है उन दिव्यांग जनों को, उन दिव्यांग महिलाओं को जिन्हें समाज से पहले बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड रखा जाता था
और 44 वर्ष के बहुत प्रयासों के बाद आज मैं ह्यूमिलिटी के साथ कह सकती हूँ कि अब दिव्यांगजनों को एक मुख्य धारा में लाने में हम लोग सफल हुए। और इसमें महिलाओं का रोल इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे इतिहास में सक्षम महिलाएं तो बहुत ऊंचे दूर दूर तक गई हैं, और जो दिव्यांग महिलाएं हैं उन्होंने जो हुनर दिखाए हैं आज की तारीख में, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जो बच्चियाँ मेरे स्कूल में नर्सरी से आई, आज एक बच्ची है जो IAS ऑफिसर बन गई है, असिस्टेंट कमिश्नर रेलवेज में लगी हुई है, एंड शी इज फिजिकली चैलेंज्ड। एक बच्ची है जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, उसको हमने खेलने के लिए कैलिफोर्निया भेजा स्पेशल ओलंपिक्स में, 4 गोल्ड मेडल लेकर आई। दिल्ली सरकार ने नसीब सिंह जी उस समय MLA थे, 25 लाख रुपया उसको दिया, क्योंकि एक एक्सेप्शन थी कि 4 गोल्ड मेडल लाना, और उसका भाग्य ऐसा खुला कि बहुत अच्छा लड़का उसको मिला, और उसके साथ साथ स्कूल्स ने उसको स्पोर्ट्स कोच बनाना शुरू कर दिया। तो अब आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड प्लानिंग, ये कहना सही नहीं है कि खाली एजुकेशन से ही नौकरी मिले। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारी बच्चियाँ जिनको हम कल्चरल एक्टिविटीज के लिए 21 लोगों का ग्रुप ले गए थे, सिंस आई बिलीव इन इंक्लूजन, और अमर ज्योति में नर्सरी से समान संख्या में एक दिव्यांग बच्चों का और सामान्य बच्चों का हम लोग इंक्लूसिव ग्रुप को पढ़ाते हैं, लड़के और लड़कियां, सामान्य और दिव्यांग, समान संख्या में। एक बहुत अनोखी चीज है, पूरी दुनिया में ऐसी संस्था नहीं है जहां इस तरह का नर्सरी से इक्वल नंबर में एजुकेशन शुरू हो, उसी कैंपस में मेडिकल हो, उसी कैंपस में स्किल ट्रेनिंग हो, जिससे कि वो ट्रायंगुलर अप्रोच हम अपनी अटेन कर सकें, एजुकेशन, मेडिकल और हेल्थ केयर, एंड एट द सेम टाइम प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें एक लड़के को कल्चरल एक्टिविटी में स्पिनिंग, व्हीलचेयर स्पिनिंग बहुत अच्छी उसने सीख ली। मैं जापान गई थी 81 में, वहाँ से 2 कदम सीख के आई थी कि कैसे व्हीलचेयर को संभालते हैं, स्पिन करते हैं। उसने वो देख कर तो रिपीट करी 20 स्टेप्स और अपने नए जुड़ा लिए, और जो 20 बच्चे मेरे साथ गए थे उन्होंने मिलकर 2-3-4 साल में परफॉर्म करते करते ये तय कर लिया कि हम तो सब मिलकर थिएटर कंपनी खोलेंगे। और वो 20 बच्चे अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद, अपने चैलेंजेस के बावजूद, अपनी इनडोमिटेबल स्पिरिट के साथ हर जगह आज परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और सबकी कमाई हो रही है। तो आप ये देखिए कि एजुकेशन में अगर स्पोर्ट्स नहीं है, कल्चरल नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप उनके रास्ते आगे के लिए अच्छे से खोल नहीं रहे हैं। तो ये रास्ते खोलना, उसमें इस तरह से जो संस्थाएं जुड़ती हैं और मदद करती हैं एक दूसरे की संस्थाओं को, उसको मैं कहती हूँ ये कमाल है 3 C's का: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस। ये सब अमर ज्योति ने 44 साल में जो भी अटेंड किया, या 34 साल में जो ग्वालियर में अटेंड किया है, वो ये 3 C's का था। और दूसरे 3 A's हैं। एक्सेप्टेंस, क्योंकि मैंने ये देखा था जब 65 में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो इंडो पाक वॉर वाज ऑन, और सब ये कहते थे हाय बेचारा, हाय बेचारा। तो ऐसे ये क्या मुसीबत है, एक अंग चला गया तो क्या बेचारा क्यों हो? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, इक्वल फुल पार्टिसिपेशन देना चाहिए। देखिए वो किसी से कम है ही नहीं। इसको प्रूव करने के लिए जब मैंने 1981 में अपने लेक्चरर होने के बावजूद ये संस्था का एक जिसे कहना चाहिए फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन विद नोट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मुझे लोग पागल थे।
वो कहते थे क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सामान्य और दिव्यांग एक साथ पढ़ें, एक साथ खेलें, एक साथ कल्चरल करें? हो ही नहीं सकता। और आज मैं सबको आमंत्रित करूंगी, अमर ज्योति संस्था देखने आए। नसीब सिंह जी ने तो बहुत सालों से देखी है और इसको बढ़ते देखा है, लेकिन बाकी भी बहुत सारी मेरी पुरानी फ्रेंड्स यहाँ है जिन्होंने देखकर खोजकर आज मुझे यहाँ बुलाया। मुझे इस बात को बड़ा सुख मिला कि एक रिवाइव हुई एसोसिएशन, और आगे हमारे यहाँ अमर ज्योति में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं। हम लोग आए दिन कहते हैं सदस्य बनो, सदस्य बनो, देखो, जुड़ो और सब मिलकर काम करो। अगर हमें हेल्थ इश्यूज होंगे हम आपके सब डॉक्टर्स को बुलाते रहेंगे। अगर आपके यहाँ कोई डिसेबिलिटी इशू होंगे आप हमें बुला लीजिए। तो जब तक ये 3 C's और 3 A's में एक्सेप्टेंस, जो मैं एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होती, एटीट्यूडल बैरियर है। ये दिव्यांग ये क्या करेगा या ये क्या करेगी, लेकिन जब हम रियलाइज करते हैं कि हर व्यक्ति में कोई अच्छी चीज जरूर होती है, उसको उभारिए उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, तो कभी भी वो किसी से कम होंगे ही नहीं। और वो आज के कार्यक्रम में हजारों एग्जाम्पल से देख सकती हूँ 44 साल के एक्सपीरियंस से, कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। आप उनको करने का मौका तो दीजिए, छू लेंगे वो भी आकाश, धरती पर चलने का अवसर तो दीजिए। तो ऐसी महिलाओं का भी मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिन्होंने घर में बैठ के मार खाई, रोज ताने सुने, और आज वो ऐसे स्टेटस की भी वुमेन है जो कहते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम कर पा रहे क्योंकि हमें मौके मिले करने। तो हम जो समाज में सोचते हैं कि नहीं जी इनको रहने दीजिए, ये कैसे करेंगे, एक समय ये भी था कि खाना रख जाते थे और बंद करके चले जाते थे, कि मुसीबत है। एक बच्ची मेरे पास 4 साल की आई थी और उसके साथ में दादा दादी आए। वो कहते हैं कि देखिए हमारे परिवार में ना इनके माता पिता जो है ये समझते हैं हमारे लिए बोझ है, हमें बहुत बुरा लगता है कि माँ बाप ऐसे बोल रहे हैं, तो आप इनका कुछ कर सकते हैं? आप हैरान होंगे सुन के। हमने कहा करवा के देखिए, कर सकेंगे बेस्ट पॉसिबल, लेकिन विश्वास से करवाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे एक टेस्टिंग एजेंसी के पास जाना है। एक सेवा तपस्या वाली संस्था में आप आए हैं, हम अपने भगवान में विश्वास रख के पूरी सेवा करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको पढ़ाया, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा कराया, पोलियो ट्रीटमेंट थी, उसको प्रॉपर असिस्टेड डिवाइसेस दी, और असिस्टेड डिवाइस देने के बाद उसको स्किल ट्रेनिंग दी, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ अवर एजुकेशनल प्रोग्राम। सो ब्यूटी कल्चर में वो उभर गए। तो हमने उसी यूनिट में उसको इंस्ट्रक्टर बना लिया। इंस्ट्रक्टर जब बना लिया तो मैंने देखा कि ये जब अपने मोटराइज्ड ट्राइसिकल पर आती है बाहर में से, तो मैं भी उसी रास्ते से आती थी IPO से, तो ये किसी को लिफ्ट देती है। अपने घर में तो ब्यूटी कल्चर यूनिट खोल दिया एक कमरे में, और जब 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद लड़की बड़ी हुई तो सबसे पहले उसने अमर ज्योति पढ़ने भेज दिया। और वो जब हमारे यहाँ पढ़ने आई, BEd वगैरह कर लिया, तो वो हमारे यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब इससे बड़ा सर्कल ऑफ रिहैबिलिटेशन क्या है? सच में तो women with disabilities are second to none। आपके महिला संघ में अगर नहीं है, अभी तक उनको अवसर नहीं दिए गए, तो मैं हाथ जोड़कर बिल्कुल यही करूँगी कि आपका सबसे बड़ा अवार्ड वही होगा कि आप उनको अवसर दें, उनको परखें कितनी काबिल हैं, और उनको कभी भी दिव्यांग ना कहकर अपने समान अवसर देकर अपने साथ जोड़ लें। और उनके राइट्स हैं वो, और हमारे ड्यूटीज हैं कि हम उनके राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें, और अपने उनको कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने दें। तभी मैं कहती हूँ 3 A's की ज़रूरत है: एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड एकोमोडेशन। अपने साथ एकोमोडेट करिए, उसको अप्रिशिएट करिए,
और सच मानिए इस तरह की जो सोशल एक्सेप्टेंस होती है, सोशल एक्सेप्टेंस ऐसी ही संस्थाओं से आती है। तो सोशल एक्सेप्टेंस हमारे नारियों को जो विद डिसेबिलिटी है और भी कॉन्फिडेंट बना के ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाएंगे जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैं बहुत सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे यहाँ बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ सारे ही अवार्ड विनर्स हैं, सब ने इतने काम किए हुए हैं कि नसीब सिंह जी को सबको इनाम देना चाहिए। तो मिसेस मल्होत्रा जी जो इतना काम स्वयं कर रही हैं, उनको पहले स्वर्ण पदक मिलना चाहिए। तो ये सारे जो इनाम हैं, एप्रिसिएशन मेक्स द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू एप्रिसिएशन ऑफ persons with disability with an open mind. एक ऐसे समाज में खड़ा करेंगे, they will stand on the same platform as the non-disabled. सबसे पहले व्हील चेयर के लिए यहाँ एक एक्सेसिबल रैंप तो बनवा दीजिए। आपका ये जो भी संस्था है इसको देख रहे हैं हॉल को, मेरा पहला सवाल था उधर भी छोटा सा रैंप चाहिए, इधर भी रैंप चाहिए। आप लोग कोई लड़की अगर व्हील चेयर में आपके फंक्शन में आएगी तो कहेगी मैं तो वापस से आगे ऊपर जाएगी। क्या गोदी में उठा के लाएंगे उसको? क्या व्हील चेयर को 4 लोगों को उठा के लाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तो आपका नेक्स्ट कदम होना चाहिए कि हर प्लेस को यहाँ भी एक्सेसिबल बनाए और बाकी जगह भी। हमने जो पहल की थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, एक्सेसिबिलिटी की, एम्प्लॉयबिलिटी की, वो आप सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्लीज women with disability, children with disability को जोड़ लीजिए, उनको भी मेडिकल सपोर्ट उतना ही दीजिए जिसके लिए वो तरसते हैं, लेस प्रिविलेज है। उनका जो काम आप करेंगे उसके लिए ईश्वर आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर पुरी कि आपने किया है हमारा ये एक छोटा सा अवार्ड स्वीकार करके। और आपने जो कहा हमारे साथ तो डॉक्टर्स हैं, पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग बिल्कुल आपके साथ दोबारा से अब जुड़ेंगे। और रही बात वहाँ की, हम आईपेक्स भवन के जो कार्यकारिणी के लोग हैं उनको ये बात पहुँचाएंगे कि वहाँ एक रैंप बन जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने सही, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल होना चाहिए, उसकी हम बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। और हमारे बीच अपर्णा गोयल जी भी आ चुकी हैं। अपर्णा जी आप आइए, कानू जी आप इनका स्वागत कीजिए। और इसके साथ ही हम अपने एक्सीलेंस अवार्ड जिनको दे रहे हैं डिफरेंट पर आ जाए। सोशल सर्विसेज में हमारे पास 2 नाम है, मिसेस मीना दुग्गल और मिसेस सुनीता कुमार। आप दोनों मंच पर आ जाएं। एजुकेशन की फील्ड में डॉक्टर मिसेस चंद्रिका अग्रवाल, हेल्थ सर्विसेज की फील्ड में डॉक्टर निरुपमा गोयल, म्यूजिक एंड डांस में मिसेस भूमि पालीवाल और लिटरेचर में मिसेस रूबी शॉन। आप सब लोग कृपा करके मंच पर आ जाएं और जिनकी ब्रांचेस के ये लोग हैं वो उनके साथ आए। हाँ, ये आप फोटो बना दीजिए। मोमेंटोस और इनके पट्टे सब इनको लीजिए, ये लीजिए। फिर से वो मिसेस मीना दुग्गल और मिसेस सुनीता कुमार। सुनीता जी आगे आइए। चंद्रिका अग्रवाल, ओके सॉरी, हमने लेकिन वहाँ डॉक्टर ध्यान रहा, कोई बात, अरे कोई बात नहीं, हम सब डॉक्टर हैं। हम सब डॉक्टर हैं, अपनी अपनी फील्ड में मारे हैं तो डॉक्टर हैं। डॉक्टर निरुपमा गोयल, डॉक्टर निरुपमा गोयल जी, डॉक्टर आप आइए आगे। मिसेस भूमि पालीवाल, मिसेस भूमि पालीवाल,
और रूबी शोम, अर्चना जी आगे आइए। रूबी शोम, रूबी, ये रूबी वाली बात है मुझे। रूबी शंका, तो ये हमारे एक्सीलेंस अवार्ड्स हो गए हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग एक लाइन से खड़े हो जाएं ग्रुप फोटो के लिए प्लीज। इधर भी ये आप लोग, रेणु कुमार और राशि जी, आप अपना जो भी सॉन्ग है आपका भगत जी को दे दीजिए और आप लोग मंच पर आ जाइए। जो पिछले 4-5 बरस से डॉक्टर तुली सुनीता जी, हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाने देर हो रही है। डॉक्टर तुली हमारी एक सदस्य है जो पिछले 4-5 बरस से लगातार कैंसर से जूझ रही है। तो ये मतलब इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। अपनी हिम्मत के बल पर ये लड़की जैसे ठीक होती है वैसे रह जाती है लेकिन किसी ना किसी काम में। तो ये वास्तव में बहुत हम लोगों के लिए प्रेरणा की ये एक बात है। आप लोग प्लीज नीचे चलिए। डॉक्टर तुली, बबीता जी, आप प्लीज, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हो रहा है।